एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। और कल हमने यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 शुरू किया था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हमने सेल के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था। तो आज हम यहाँ पर जो सेल के पार्ट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ी डिटेल स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला उसका पार्ट हमको यहाँ पर देखना है सेल वॉल। फिर बात करेंगे यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम साइटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, सेल कौन सा आ गया है, कहाँ चला गया, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से पहले सेल वॉल देख ले क्या। चलो सेल वॉल की बात कर लेते हैं सबसे पहले। चलो सेल वॉल देख लेते हैं। सेल वॉल क्या होता है। ये जो सेल वॉल होता है ये प्रेजेंट रहता है सिर्फ किस में, प्लांट सेल में। तो जो सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति रहती है वो सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, ये सिर्फ प्रेजेंट रहता है प्लांट सेल में। जो हमारे पास क्या रहता है, पादप कोशिका, उसमें ये पार्ट क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। ये पार्ट जो होता है नॉन लिविंग होता है, इसको स्टार मार्क कर लेना। आपके पेपर में आ सकता है कि जो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होती, क्या ये सजीव होती है या फिर निर्जीव होती है। तो ये रहती है यहाँ पर नॉन लिविंग। फिर बात करें यहाँ पर ये कैसा होता है, परमिएबल होता है, पारगम्य होता है, यानी कि इससे मटेरियल आर पार जा सकता है। ठीक है, जो मटेरियल है वो आर पार यहाँ पर पास हो सकता है, इसलिए ये कैसा होता है, ये परमिएबल होता है। फिर अगर बात करें यहाँ पर इसका शेप कैसा रहता है, तो ये क्या करता है यहाँ पर, ये शेप डिटरमाइन करता है किसका, सेल का। तो कोशिका के शेप को डिटरमाइन करने का काम करता है यहाँ पर सेल वॉल। एक उसको दृढ़ क्या कराता है, एक शेप प्रोवाइड कराता है। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, मटेरियल ऑफ सेल को। जो सेल के अंदर जो सामान है उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, उसकी क्या करता है, रक्षा करता है। फिर बात करें ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो ये बना रहता है यहाँ पर सेलुलोज से। तो सेलुलोज से किसका निर्माण होता है, तो सेल वॉल का निर्माण होता है सेलुलोज से। हमको याद रखना है कि जो सेल वॉल बनता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो वो बना होता है यहाँ पर सेलुलोज से। फिर बात करें ये क्या करता है, ये प्रोवाइड कराता है स्ट्रेंथ, सेल को ये प्रोवाइड कराता है स्ट्रेंथ। तो ये सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है और ये प्रोवाइड कराता है टर्जिडिटी। टर्जिडिटी यानी मतलब एक उसको क्या कराता है, एक उसको प्रेशर प्रोवाइड कराता है। प्रेशर मतलब इस टर्जिडिटी को एक तरीके से समझो कि जो टर्जिडिटी होती है इसका मतलब क्या होता है कि उसको एक फूला हुआ, ठीक है, एक फूला हुआ आकार प्रदान करने का काम करता है कौन, सेल वॉल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर सेल वॉल आपका होता है। सेल वॉल किस में प्रेजेंट रहता है आपसे पूछा जाएगा, तो ये किस में प्रेजेंट रहता है, एक पादप कोशिका में प्रेजेंट रहता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। किस चीज़ से बना हुआ पूछा जाता है, तो सेलुलोज से बना हुआ रहता है। अगर पूछा जाएगा ये लिविंग रहता है या नॉन लिविंग, तो आप कहेंगे ये नॉन लिविंग रहता है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन यहाँ पर से बन सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारे पास जो चीज़ अगली पढ़नी हमको, वो है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन की बात करें, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो सेल मेम्ब्रेन हमने अभी एक चीज़ देखी थी, सेल वॉल देखी थी। तो प्लांट सेल में जो सबसे बाहर रहता है वो क्या रहता है, वो रहता है कोशिका भित्ति। यहाँ पर जो आपको इस वाले पिक्चर में जो ग्रीन ग्रीन पार्ट ये सारा दिख रहा है, ये क्या है, ये ग्रीन पार्ट पूरा क्या है, ये कोशिका भित्ति है। ठीक है, उसके अगर बात करें तो उसके बाद क्या आता है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसको कहा जाता है, ये क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की। सेल मेम्ब्रेन को आउटर मोस्ट कवरिंग कहा जाता है सेल का। ठीक है ना, बट किसमें, पादप कोशिका में ऐसा नहीं होता। पादप कोशिका में सेल वॉल सबसे बाहर प्रेजेंट रहता है। बट बाकी जितने भी टाइप के सेल आपको देखने को मिलेंगे उसमें कौन रहेगा, आउटर मोस्ट कवरिंग। तो सेल मेम्ब्रेन उसमें आउटर मोस्ट कवरिंग रहेगी। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा है हमारे पास था गया यहाँ पर, रुको इसमें देखते हैं। जैसे ये हमारे पास एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल में ये जो सबसे बाहर आपको देखने को मिल रहा है ये सारा क्या है, यही हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट सेल मेम्ब्रेन का पार्ट दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये पूरा सेल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की वो कौन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो बात पूछी जाएगी आपसे कि सेल मेम्ब्रेन लिविंग होता है या नॉन लिविंग, तो आप कहेंगे कि ये लिविंग होता है। ठीक है, सजीव होता है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर कि ये कैसा होता है, थिन एंड फ्लेक्सिबल। ये कैसा रहता है, ये थिन रहता है, बहुत पतला रहता है और फ्लेक्सिबल रहता है। ठीक है, बहुत फ्लेक्सिबल रहता है। जैसे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, जैसे आपने पानी का गुब्बारा देखा होगा। ठीक है, होली में पानी वाला गुब्बारा देखा होगा आपने, कैसा रहता हो, फ्लेक्सिबल रहता है। उसकी बाहर की परत कैसी रहती है, पतली रहती है। तो इस तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो भी इसी तरीके से काम करता है। ये क्या करता है, होल्ड करता है द मटेरियल ऑफ सेल। जो सेल के अंदर जो भी सामान है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये होल्ड करके रखता है। ठीक है ना, तो ये उसको होल्ड करके रखता है। गिव अ डेफिनाइट शेप टू सेल। सेल को क्या प्रोवाइड कराता है, एक डेफिनाइट सेल क्या शेप प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो जैसे काम इस किसका था, सेल वॉल का, ऐसा ही काम इसका भी है। ये भी क्या कराता है, वही चीज़ें कुछ कराता है। ठीक है, वही चीज़ें प्रोवाइड कराता है थोड़ी बहुत।
ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे अब कि ये सपोर्ट करता है मूवमेंट ऑफ सब मटेरियल, तो ये कुछ मूवमेंट क्या है, कुछ मटेरियल का मूवमेंट को सपोर्ट करता है, लेकिन सभी को सपोर्ट नहीं करेगा। यानी कि मूवमेंट का मतलब जैसे सेल है हमारे पास, तो सेल के बाहर का पार्ट क्या होगा हमारे पास, जो सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हमने क्या कहा, सेल मेम्ब्रेन कहा। जब सेल मेम्ब्रेन है तो उसके अंदर कुछ पदार्थ होगा, सेल मेम्ब्रेन के बाहर पदार्थ होंगे, बाहर एनवायरनमेंट है उसके लिए, तो बाहर से अंदर कुछ पदार्थ जाएंगे, बाहर से कुछ पदार्थ अंदर आएंगे। तो यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पर मटेरियल का मूवमेंट है। तो यहाँ पर कुछ ही मटेरियल्स को अंदर जाने देता है, कुछ ही मटेरियल्स को बाहर जाने जाता है, यानी कि वो बहुत सिलेक्टिव है। ठीक है, वो सिलेक्टिव चीज़ों को अंदर जाने देता है, सिलेक्टिव चीज़ों को बाहर आने देता है। तो यहाँ पर बात करेंगे हम कि क्या है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर सपोर्ट करता है मूवमेंट ऑफ सब मटेरियल। ठीक है, ये बना किससे होता है ये हमको देखना है। तो ये यहाँ पर बना होता है किससे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो, तो वो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अगर बात करें लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं, तो लिपिड यहाँ पर एक तरीके के लिपिड्स क्या होते हैं, फैटी सब्सटेंस होते हैं। फैटी सब्सटेंस यानी कि वसा वाले पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं ये, वसा वाले पदार्थ होते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं, तो ये वसा वाले पदार्थ होते हैं। और प्रोटीन का नाम तो आपने पहले भी सुना होगा, प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन का कुछ यहाँ पर चीज़ें थी, किस चीज़ से बना होता है, कैसा होता है, वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब सेल मेम्ब्रेन में हमको ये मूवमेंट ऑफ मटीरियल देखना था। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, मूवमेंट ऑफ मटीरियल। तो मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन के इधर उधर क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है किसकी, सब्सटेंसेस की। तो उनको किस तरीके से हम चीज़ें समझेंगे उसको अब यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न को हिंदी में कहा जाता है यहाँ पर विसरण। डिफ्यूज़न को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो विसरण कहा जाता है। ये विसरण होता क्या है, वो चीज़ भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर किसका मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट। ठीक है, कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस, अपने आप होता है, स्वतः होता है। इसके लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, कुछ एनर्जी खर्च नहीं होती इसमें, ये अपने आप होती है। ठीक है, क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है, कहाँ से कहाँ के लिए, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के लिए। बात समझ में आ रही, एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। चलो, हमको पता है हमारे पास सेल है, तो हमको ये भी पता है कि हम लोगों के पास जो सेल है वहाँ पर एक किसकी, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की प्रक्रिया होती है। श्वसन की प्रक्रिया में CO2 का निर्माण होता है। CO2 का निर्माण होगा तो कहाँ होगा, सेल के अंदर होगा। सेल के अंदर CO2 के मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे। CO2 के मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे यानी कि हम कहेंगे कि CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया है किसके अंदर, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया है किसके अंदर, सेल के अंदर। सेल के अंदर सांद्रता बढ़ चुकी है CO2 की। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो एनवायरनमेंट है सेल के बाहर, तो यहाँ पर क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन हमारा। ठीक है, इसको सेल मेम्ब्रेन समझो। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो क्या हो गया, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया, सेल मेम्ब्रेन के बाहर CO2 का कंसंट्रेशन कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये CO2 हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाने का प्रयास करेगी, और इसको जब जाएगी ये, तो यहाँ पर ये अपने आप ही चली जाती है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर इसका मूवमेंट होगा। तो इसलिए इसमें कौन सी एनर्जी की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, कोई एनर्जी सेल की यहाँ पर खर्च नहीं होती इस प्रोसेस में। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूज़न क्या होगा, डिफ्यूज़न है हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की ऑफ किसका, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट। और ये ऐसी प्रोसेस होती है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। तो अगर पेपर में आ जाता है कि डिफ्यूज़न कैसी प्रोसेस है जो सेल में होती है, तो वो है एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर बात करें रेट ऑफ डिफ्यूज़न की, तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो गैसेज होती हैं सबसे ज़्यादा। रेट ऑफ डिफ्यूज़न किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो गैसेज का होता है, उसके बाद लिक्विड्स का, और सबसे कम रेट ऑफ डिफ्यूज़न किसका होता है, तो वो होता है सॉलिड्स का। फिर बात करें शोड बाई स्मॉल साइज पार्टिकल, तो कौन शो करता है, जो स्मॉल साइज पार्टिकल्स होते हैं, जैसे CO2 हो गया हमारे पास, गैसेज हो गई, तो यही यहाँ पर शो करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने जो एग्जांपल समझा था, ड्यू टू सेलुलर एक्टिविटीज CO2 प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, तो CO2 का प्रोडक्शन होने लगता है किसके कारण, यहाँ पर सेलुलर एक्टिविटीज़ के कारण, रेस्पिरेशन होता है जो। ठीक है, तो क्या होता है फिर उसके बाद, CO2 लीव्स द सेल थ्रू डिफ्यूजन, तो CO2 सेल को किस तरीके से छोड़ती, कौन से प्रोसेस से छोड़ती है, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से सेल को यहाँ पर छोड़ती है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कभी भी कहा जाएगा, आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि CO2 कौन से प्रोसेस से सेल से बाहर जाती है, ऑप्शन में आपको दे देगा डिफ्यूज़न, तो आप डिफ्यूज़न को टिक कर लेंगे, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दूसरी प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को हिंदी में कहा जाता है परासरण।
ऑस्मोसिस को क्या कहा जाता है? प्रासरण कहा जाता है। ये प्रासरण होता क्या है? तो प्रासरण समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा किसी सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन हमको पता है, सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, यहाँ पर जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देते हैं, मिक्सचर बनता है, तो यहाँ पर क्या होता है? उसको सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन कहा जाता है। अब यहाँ पर 3 तरीके के अब पहले ऑस्मोसिस को समझ लेते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम रीजन ऑफ हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। जैसे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है जहाँ, वहाँ से कम कंसंट्रेशन की ओर। सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन जहाँ कम है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन मेरे पास ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर मोर और यहाँ पर लेस, ठीक है, यहाँ सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा मोर से लेस की ओर, ठीक है। अभी जैसे डिफ्यूजन में हमने देखा था, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी होगा, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। बट यहाँ पर क्या होता है? सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट होता है सिर्फ वही मूवमेंट करता है। यहाँ पर कौन मूवमेंट करता है? सॉल्वेंट ही मूवमेंट करता है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगी? एक सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेल में कौन काम करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह? तो वो सेल मेम्ब्रेन काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? सॉल्वेंट का हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना थ्रू किससे? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के। तो यहाँ पर इसको कहा जाता है ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 तरीके, ऑस्मोसिस के आधार पर हमको 3 तरीके के यहाँ पर सॉल्वेंट क्या पढ़ने हैं? सॉल्यूशन पढ़ने हैं। तो 3 तरीके के सॉल्यूशन कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमें देखना है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, फिर हमें देखना है आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, फिर देखना है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो अभी मैंने आपसे कहा कि जो यहाँ पर क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किससे? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, रुको इसको, सबसे पहले यहाँ पर देखो, मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, ये मेरे पास सॉल्यूशन है, ये कोई सॉल्यूशन है मेरे पास, इसको मैं मान लेता हूँ ए, ठीक है, ये ए है, इसकी कंसंट्रेशन है मेरे पास, चलो मैंने मान लिया ए की कंसंट्रेशन है 5। सिंपल यूनिट हम कुछ भी देख लेंगे, 5 यूनिट, चलो यूनिट कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, 5 यूनिट मान लेते हैं। कितना है इसका? 5 यूनिट कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब मेरे पास 3 तरीके के वो आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ए में क्या है? ए की कंसंट्रेशन, ए में क्या है? सॉल्वेंट 5 यूनिट है। ए में कितना सॉल्वेंट है? 5 यूनिट है। अब मेरे पास, मैं बात करता हूँ यहाँ पर, मेरे पास ये बी है, ये बी, ये सी और ये डी ले लिया मैंने, ठीक है। ये 3 क्या ले लिया मैंने? 3 सॉल्यूशन ले लिया मैंने। ए तो हमारे पास यहाँ पर सैंपल था पहले ही, और यहाँ पर बी ले लिया मैंने, सी ले लिया और डी ले लिया, ठीक है, समझने के लिए ले रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ जो जो यहाँ पर बी लिया मैंने, इसका जो यहाँ पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है, इसमें बी वाले में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन मेरे पास है, चलो 4 यूनिट बात कर लिया मैंने, मान लिया मैंने 4 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सैंपल था हमारे पास, उसका एक ए में कितनी कंसंट्रेशन थी सॉल्वेंट की? तो 5 यूनिट थी। यहाँ पर बी में कितनी है? 4 यूनिट है। सी वाले में मैंने मान लिया इसमें 5 यूनिट ही है। सी वाले में कितनी है? 5 यूनिट ही कंसंट्रेशन है। और जो डी वाला है, डी वाले में मैंने मान लिया 6 यूनिट कंसंट्रेशन है। बात समझ में आ रही है? किसकी कंसंट्रेशन देख रहे हैं हम? सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन देख रहे हैं, ठीक है। इन सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन में देख रहा हूँ। तो यहाँ पर जो बी वाला है, बी वाले में क्या है? सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है? सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है। तो जब इसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है तो इसको कहा जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम रहेगी तो उसको कहा जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? फिर जिसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है? सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेम है 5 यूनिट 5 यूनिट दोनों में, ठीक है। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है? 5 यूनिट, उतनी ही है, ठीक है। तो उसको कहा जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उसको क्या कहा जाएगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और जिसमें क्या रहेगा? सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जिसमें ज़्यादा रहेगी उसको कहा जाएगा यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जहाँ पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पर कहा जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया है। तो अब एक चीज़ देखो, अब जैसे ये मैंने क्या ले लिया था यहाँ पर, ये मेरे पास 5, जो मैंने ए लिया था, अब मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास क्या है? सेल है।
जो मैंने ए लिया था, अगर ये मेरे पास सेल है तो सेल है, ठीक है, तो सेल ए में, तो सेल में क्या है हमारे पास, अगर क्या होगा, अब जो ये बाहर है, बाहर हम देखते हैं यहाँ पर H2O है, ठीक है, और ये हमारे पास रेड रेड मैंने सेल ले लिया। तो जब मैं बात करूँगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करूँगा, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो ये बाहर है H2O की कंसंट्रेशन बाहर भी उतनी ही है और सेल में भी उतनी ही है। सेल में मैंने मान लिया 5 यूनिट थी, तो बाहर भी सेल के बाहर भी 5 यूनिट है, तो जितने क्या मॉलिक्यूल्स H2O के अंदर जा रहे हैं उतने मॉलिक्यूल बाहर भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो सेल का शेप है उसके शेप में कोई यहाँ पर चेंज नहीं आने वाला है आइसोटोनिक वाले में, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ वाटर तो होगा, लेकिन जितना मॉलिक्यूल H2O के बाहर जाएंगे उतने मॉलिक्यूल अंदर भी आ रहे होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा यहाँ पर नो चेंज इन शेप ऑफ द सेल। फिर बात करते हैं यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने क्या कहा था, हाइपोटोनिक में हमने कहा था कि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी, यानी कि क्या है, हाइपोटोनिक में हमने क्या कहा था कि ये जो सैंपल है इसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है बाहर, और सेल के अंदर क्या है, H2O की कंसंट्रेशन कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो मूवमेंट होगा, जो यहाँ पर जो H2O मूवमेंट होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स तो H2O के अंदर से बाहर भी जा रहे होंगे और बाहर से अंदर भी जा रहे होंगे, लेकिन जो बाहर से अंदर की तरफ मॉलिक्यूल्स आएंगे वो ज़्यादा मात्रा में रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मूवमेंट तो होता रहेगा बाहर और अंदर, लेकिन जो H2O के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो बाहर से अंदर की तरफ ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो हमने कहा था क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना, किसकी, यहाँ पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम थी, तो बाहर से अंदर आ जाएगा सॉल्वेंट सेल के अंदर, तो सेल कैसा हुआ लगेगा, हमें यहाँ पर फूला फूला हुआ दिखेगा, सेल कैसा लगेगा हमें यहाँ पर फूला हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, अगर सेल रख दिया जाता है तो सेल फूल जाता है, ये बात हमको याद रखनी है। फिर अगर बात करें यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने क्या कहा था कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो बाहर कम रहते हैं, सॉल्यूशन क्या, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, बाहर कम रहेंगे, कंसंट्रेशन यानी कि कम है उनकी बाहर। तो जो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि H2O के मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट रहेगा वो अंदर से बाहर की तरफ ज़्यादा रहेगा, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट ज़्यादा रहेगा और बाहर से अंदर आने वाले जो मॉलिक्यूल रहेंगे वो कम रहेंगे। तो अगर फाइनली देखें यहाँ पर, तो जो हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर सेल किस तरीके से देखने को मिलेगा, तो सेल यहाँ पर सिकुड़ा हुआ हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाता है तो यहाँ पर सेल का आकार में क्या चेंज होगा, सेल के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेल का आकार यहाँ पर फूल जाएगा या फिर सेल यहाँ पर सिकुड़ जाएगा। तो हम ऑप्शन नंबर 3 वाले में यहाँ पर टिक कर लेंगे कि सेल का आकार सिकुड़ जाएगा। तो यहाँ से हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया हमको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें आगे क्या है। यहाँ पर आता है एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस क्या होता है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। तो अगर वाटर बाहर से इनसाइड में आ रहा है, अंदर की ओर आ रहा है, तो उसको कहा जाता है एंडोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस क्या होता है, एक्सोस्मोसिस का मतलब यहाँ पर हो गया मूवमेंट ऑफ वाटर आउटसाइड सेल। तो अंदर से बाहर की ओर जब वाटर का मूवमेंट होगा तो उसको क्या कहेंगे, हम एक्सोस्मोसिस कहेंगे। और एक टर्म यहाँ पर आता है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, तो प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है श्रिंकेज ऑफ लिविंग प्लांट सेल ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस क्या होता है, यहाँ पर हमने देखा मूवमेंट ऑफ वाटर आउटसाइड सेल, और जब अंदर से बाहर की ओर वाटर का मूवमेंट हो जाएगा तो सेल हमको पता है सिकुड़ जाएगा, और सेल सिकुड़ जाएगा तो अगर प्लांट का सेल सिकुड़ता है तो उसको कहा जाता है यहाँ पर प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सेल वॉल हमने देख लिया। सेल वॉल के बाद यहाँ पर आता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म एक पार्ट है सेल का, ठीक है। कौन सा पार्ट है, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। जो पार्ट कहाँ पर रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस हमको पता है ये वाला पार्ट न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने बोल दिया ये वाला पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पूरा बाहर का। तो इसके बीच में यहाँ पर जो भी पदार्थ रहेगा अंदर, यहाँ पर ये तैरता हुआ पदार्थ, ठीक है। यहाँ पर एक कैसा रहता है, एक्वस सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो यहाँ पर ये अंदर जो भी पदार्थ है इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। तो पार्ट क्या है, कौन सा पार्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो भी पदार्थ प्रेजेंट है उसको क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है, जिसको हिंदी में कोशिका द्रव्य भी कहा जाता है। कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका द्रव्य क्या होता है, साइटोप्लाज्म, यानी कि जो पदार्थ यहाँ पर न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट रहता है उसे क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है।
फिर बात आती है यहाँ पर साइटोसोल। साइटोसोल क्या होता है? तो साइटोसोल ये जो लिक्विड पदार्थ रहता है, एक्वस सब्सटेंस, ठीक है, ये जलीय पदार्थ जो रहता है इसके अंदर, उसको कहा जाता है साइटोसोल। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में क्या रहता है? ये लिक्विड पदार्थ रहता है, यहाँ पर एक्वस सब्सटेंस रहता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर साइटोसोल कहा जाता है। इसी साइटोसोल में क्या प्रेजेंट रहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। इसी में क्या प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पर? तो सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिका के जो यहाँ पर अंगक होते हैं, तो कोशिका अंगक यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ पर? जो साइटोसोल। साइटोसोल क्या होता है? तो एक्वस सब्सटेंस, जो यहाँ जलीय पदार्थ जो भी यहाँ है वो सब क्या है? एक्वस सब्सटेंस को साइटोसोल कहा जाता है। और जो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच का जो भी पार्ट है उसे साइटोप्लाज्म यहाँ पर कहा जाता है। तो हम आज के लिए यहाँ पर लेक्चर को इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ये 3 जो हमने पार्ट देख लिए सेल के, ये काफ़ी इजी पार्ट हैं। अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इससे आगे के पार्ट हम कल वाले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।